रेबल इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं पीके निराला। आज आप लोग के समीप क्लास 12th के 100 मार्क्स इंग्लिश के प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर लेकर आया हूं, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आप इससे पिछले क्लास में पढ़े हो पोइट्री सेक्शन, 10 पोएम्स था। 10 पोएम्स आप पढ़े हो। Sweetest love I do not go, song of myself, now the leaves are falling fast, ode to autumn, an epitaph, the soldier, Macavity the misty cat, fire hymn, a snake, my grandmother's house। ये 10 पोएम्स आप पढ़ चुके हो। चलो अब हम बात करेंगे प्रोज सेक्शन का। प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। वैसे प्रोज में आपको 11 टॉपिक है। 11 टॉपिक में से पहला टॉपिक है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो आइए हम लोग जानते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का हिंदी मीनिंग की बात किया जाए तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति, अर्थात भारत की जो सभ्यता था, भारत की जो संस्कृति थी, उन्हीं के बारे में एक खूबसूरत तरीकों से वर्णन किया गया है इस चैप्टर में। ओके, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा जानेंगे इनके महान लेखक के बारे में, अर्थात इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता पर जो उन्होंने लिखा, उन्होंने अपनी विचार रखा, उन महान लेखक के बारे में हम थोड़ा सा पहले जान लेंगे। आइए देखते हैं। उन महान लेखक को आप जानते हो, उनका नाम है महात्मा गांधी। उसे हम महात्मा गांधी को मोहनदास करमचंद गांधी भी कहते हैं और उसे प्यार से हम बापू भी कहते हैं। ओके, चलिए और कुछ जानते हैं इनके बारे में। He was born on 2 October 1869 at पोरबंदर इन गुजरात एंड डाइड ऑन 30 जनवरी 1948। अगर उनकी जन्म की बात किया जाए तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में उसकी जन्म हुई थी। कहां? गुजरात में। और गुजरात में कहां? तो पोरबंदर में। ओके, और उसकी मृत्यु की बात किया जाए तो 30 जनवरी 1948 को उसकी मृत्यु हो गया था। आप भली भांति इनके बारे में जानते हो। ओके, आइए थोड़ा और कुछ जानते हैं। ही रेन मेनी मूवमेंट्स। मूवमेंट्स का वैसे होता आंदोलन। तो महात्मा गांधी कई आंदोलन किए अगेंस्ट, खिलाफ, ब्रिटिश, अंग्रेज के खिलाफ कई आंदोलन किए। कौन? महात्मा गांधी। विथ द हेल्प ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। और जो वह आंदोलन किए, आंदोलन करने की जो सहारा था वह था सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा। तो सत्य तो आप जानते हो, अहिंसा भी आप जानते होंगे। हिंसा और अहिंसा। हिंसा का मतलब कोई भी लड़ाई को आप मार काट से, गोली बारूद से करते हो तो वह हिंसा वाली लड़ाई है। लेकिन आप समझा बुझा के प्यार से किसी लड़ाई को सुलझा देते हो तो वह आपका अहिंसा है। तो महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा की मदद से कई आंदोलन किए अंग्रेज के खिलाफ, क्योंकि महात्मा गांधी को पता था कि इंडिया पर आज अंग्रेज का शासन है। आज अंग्रेज बहुत शक्तिशाली है और उनके पास युद्ध करने के लिए, हमें पराजित करने के लिए बहुत सारे यंत्र है, उनके पास बहुत सारे साधन है। हम यंत्र से
हम मार काट से, गोलीबार से हम अंग्रेज को नहीं भगा सकते, क्योंकि उनके पास तो यह सारे चीज है, हमारे पास इनकी कमी है। तो उसे हम प्यार से ही, सच्चाई से ही और हिंसा से ही उसे हम भगा सकते हैं। इसलिए महात्मा गांधी कई आंदोलन किए अंग्रेजों के खिलाफ सत्य और अहिंसा की मदद से। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, लीडर का मतलब आप जानते हो नेता। महात्मा गांधी जो थे वह एक आध्यात्मिक नेता थे, देन ए पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन का मतलब होता है राजनेता। देन यहां तुलना करने के लिए आया है, तो कहने की मतलब है महात्मा गांधी एक धार्मिक नेता थे, राजनेता की अपेक्षा महात्मा गांधी एक स्पिरिचुअल लीडर थे। स्पिरिचुअल लीडर, एक आध्यात्मिक नेता थे। कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की अगर बात किया जाए कि वह राजनेता थे या आध्यात्मिक नेता थे, तो कहा जाता है राजनेता से अपेक्षा वह एक धार्मिक नेता थे। कौन? महात्मा गांधी। ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, स्पिरिचुअल लीडर। महात्मा गांधी क्या थे? एक स्पिरिचुअल लीडर। किससे? पॉलिटिशियन से। ओके, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। कहता माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये एक बुक का नाम है। क्या है? ये एक बुक का नाम है, माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ये महात्मा गांधी के बुक का नाम है, इज द ऑटोबायोग्राफी। ये ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी क्या नाम है? माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। पहले ऑटोबायोग्राफी को समझ लो। बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। बायोग्राफी का मतलब जीवनी होता है, और ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है खुद का जीवनी। अगर कोई लिखने वाला अपना जीवनी अगर स्वयं लिखता है तो वह ऑटोबायोग्राफी होता। ओके, लेकिन मैं अगर किसी दूसरे व्यक्ति का जीवनी लिखता हूं तो वह बायोग्राफी है, लेकिन मैं अपनी जीवनी में अगर मैं स्वयं लिखता हूं तो वह ऑटोबायोग्राफी है। तो महात्मा गांधी ने अपनी जीवन के बारे में वह स्वयं लिखे थे, और उस बुक का नाम दिया था माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। इसलिए ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? तो माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ओके, और देखिए, एंड द न्यूमरियस आर्टिकल्स, अनेक प्रकार के निबंध जो है, दैट जो ही रोट, उन्होंने लिखे फॉर यंग इंडिया, युवा इंडिया बनाने के लिए महात्मा गांधी ने बहुत सारे निबंध लिखे। तो कहने की मतलब यह हुआ महात्मा गांधी ने बहुत सारे ऐसे निबंध लिखे ताकि हमारी भारत जो है फिर से यंग इंडिया बन पाए, और वह आर्टिकल्स हमारे इंडिया के जो युवा तक पहुंचे और युवा उसे पढ़े और उसके अंदर एक अलग एनर्जी आए और वह अंग्रेज से लड़ने में उसे काफी मोटिवेट हो। उस तरह से महात्मा गांधी कई तरह का निबंध लिखते थे। कौन? महात्मा गांधी। आइए आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग शुरुआत करेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और मेरे प्यारे बच्चों, कोस्ट में देखो समरी दिया हुआ है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो आपका टॉपिक है उनमें थोड़ा सा हम शॉर्ट किए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। सारे पॉइंट की चर्चा है, ओके, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट उसको किए हैं। इसलिए किए हैं कि आपको समरी भी 12th में पूछता है, और इन टॉपिक से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो समरी भी हो जाएगा, इनको पढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव भी सारे बन जाएगा, और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाएगा। ओके, इसलिए ध्यान से सुनना है। शुरुआत करें, चलो गुड। पहला पॉइंट है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए ब्यूटीफुल एसे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है एक सुंदर क्या है? ऐसा है, निबंध है। पहले ऐसा समझते हो ना? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक सुंदर
निबंध है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, पूछता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है। ऑप्शन ए पोइम है, ऑप्शन बी शॉर्ट स्टोरी है, ऑप्शन सी ऐसे है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज है। तो क्या टिक लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों? ऐसा है। तो याद रखिएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए ब्यूटीफुल ऐसे, यह एक निबंध है। तो आपको रिमेंबर रखना है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक निबंध है। ओके, चलिए अगला पॉइंट की बात करें तो हेयर यहां गांधी जी प्रेजेंट्स, गांधी जी प्रस्तुत करते हैं। मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में गांधी जी प्रस्तुत करते हैं द इंपोर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अर्थात इस चैप्टर में गांधी जी भारत की संस्कृति सभ्यता के महत्व के बारे में प्रस्तुत करते हैं। अर्थात भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता की जो महत्व है, उनकी जो अच्छाई है, उन्हीं अच्छाई के बारे में महात्मा गांधी इस चैप्टर में प्रस्तुत किए हैं या करते हैं। ओके, अगला देखिए, नो अदर सिविलाइजेशन, कोई भी सभ्यता ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार में कोई भी सभ्यता नहीं है, कैन कंपेयर, जो तुलना किया जा सके विथ आवर सिविलाइजेशन, हमारी जो अपनी सिविलाइजेशन है उस सिविलाइजेशन से तुलना किया जा सके। संसार में ऐसी कोई भी सिविलाइजेशन नहीं है। महात्मा गांधी कहना चाहते हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय जो सभ्यता है, यह संस्कृति, यह सभ्यता की तुलना इस संसार की किसी भी सिविलाइजेशन से नहीं किया जा सकता। चाहे वह यूरोप की सिविलाइजेशन हो, जापान की सिविलाइजेशन हो, चाइना की सिविलाइजेशन हो, ग्रीक की सिविलाइजेशन हो, रोम की सिविलाइजेशन हो, जिसका भी सिविलाइजेशन हो, हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता अर्थात इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से तुलना नहीं किया जा सकता। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो थर्ड पॉइंट देखिए, ही डिस्क्राइब्स, वो वर्णन करते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन इज द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। गांधी जी प्रस्तुत करते हैं, गांधी जी डिस्क्राइब, वर्णन करते हैं कि भारत की जो सभ्यता है, इंडियन सिविलाइजेशन जो है, इज द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन है, सबसे बेस्ट सिविलाइजेशन है ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के। कहने की मतलब महात्मा गांधी का कहना है, भारत की जो सिविलाइजेशन है अर्थात इंडियन सिविलाइजेशन जो है, सबसे बेस्ट सिविलाइजेशन है, सबसे बढ़िया सिविलाइजेशन है, सबसे ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन है ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार का। अर्थात भारत की सिविलाइजेशन सबसे अच्छा सिविलाइजेशन है इस संसार में। ओके, इंडियन सिविलाइजेशन इज द मोस्ट एंशियंट, एंशियंट का मतलब होता पुराना, स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब होता मजबूत, लॉन्गेस्ट का मतलब होता लंबा इन द वर्ल्ड। कहा जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है वह इज द मोस्ट एंशियंट, सबसे पुराना है, स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे मजबूत है, एंड लॉन्गेस्ट बहुत लंबे समय तक चलता रहा है इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में। अगर भारत की सिविलाइजेशन की बात किया जाए तो वह बहुत पुराना भी है, मजबूत भी है और लंबे समय तक चलता आ रहा है। कौन सिविलाइजेशन? इंडियन सिविलाइजेशन। चलिए, ऑल द सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड हैव एंडेड। ऑल द सिविलाइजेशन, जो भी सिविलाइजेशन है, चाहे वह यूरोप की सिविलाइजेशन हो, जापान की सिविलाइजेशन हो, जिसका भी सिविलाइजेशन हो, ऑल है, सब सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के सारे सिविलाइजेशन हैव एंडेड, खत्म हो गया, नष्ट हो गया, मतलब नामो निशान मिट गया।
या कुछ ऐसे सिविलाइजेशन है बिकेम वेस्टर्नाइज्ड, या तो वह वेस्टर्नाइज्ड हो गया, पश्चिमी सभ्यता में बदल गया, यूरोप की सिविलाइजेशन, अर्थात वेस्टर्नाइज्ड का मतलब यूरोप की सिविलाइजेशन में बदल गया। यूरोप का नाम सुने होंगे, 7 महादेश में से यूरोप भी एक है, तो यूरोप की सिविलाइजेशन में बदल गया। महात्मा गांधी का कहना है कि भारत की सिविलाइजेशन जो है वह सिविलाइजेशन बहुत पुराना है, बहुत मजबूत भी है और लंबे समय तक चलता आ रहा है। ओके, लेकिन संसार में जितने भी सिविलाइजेशन आया, चाहे यूरोप हो, जापान हो, ग्रीक हो, जो भी सिविलाइजेशन हो, वह या तो हैव बीन डेड, खत्म हो गई, या कुछ ऐसे सिविलाइजेशन जो है वेस्टर्नाइज्ड हो गया, यूरोप की सिविलाइजेशन में बदल गया। लेकिन भारत की सिविलाइजेशन में आज तक कोई चेंजिंग नहीं हुई है। कौन कह रहे हैं? महात्मा गांधी। आइए आगे बढ़ते हैं। इट मीन्स रोम वेंट, रोम चला गया, रोम की सिविलाइजेशन खत्म हो गया। ग्रीक्स शेयर्ड द सेम फैक्ट, ग्रीक्स के साथ भी वही हाल हुआ, वो भी खत्म हो गया। द माइट ऑफ द फेरोज वाज ब्रोकन, और फेरो का भी बल टूट गया, फेरो का भी बल टूट गया। फेरोज कौन है भाई? तो फेरोज वाज द रूलर्स ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के शासक थे। कौन? फेरो, इजिप्ट के एक मजबूत शासक थे और उनका भी बल टूट गया। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, और जापान जो है, जापान की जो सिविलाइजेशन है वो वेस्टर्न यूरोप की सिविलाइजेशन में बदल गया। चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना की स्थिति के बारे में तो कहा ही नहीं जा सकता, उनकी स्थिति तो और खराब हो गई। बट आवर सिविलाइजेशन हैज नॉट चेंज्ड, परंतु हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो संस्कृति है, यह चेंज नहीं हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने देख लिए कि रोम भी चला गया, ग्रीस का भी बुरी हालत हुई, फेरोज का भी बल टूट गया, जापान वेस्टर्न सिविलाइजेशन में बदल गया, चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हमारी जो सिविलाइजेशन है उनमें अभी तक कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीक और रोम। कहा जाता है वह जो रोम था, वह जो ग्रीक्स था, वह जो रोम था, और रोम और ग्रीक के लोगों के जो राइटिंग था, उस राइटिंग से जो सीखा था, लर्न किया था, कौन? यूरोप के लोग। वो सिविलाइजेशन, वही सिविलाइजेशन क्या हुआ है? रोम की सिविलाइजेशन और ग्रीक की सिविलाइजेशन खत्म हो गया है। जो इतनी जो है एक प्रभावशाली सिविलाइजेशन था, वो आज मिट गया है, वह खत्म हो गया है। अर्थात भारत की सिविलाइजेशन में आज तक कोई बदलाव, कोई चेंजिंग नहीं हुई है। चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट 4, गांधी जी सेज डैट, गांधी जी कहते हैं इंडियाज ग्लोरी रिमेन्स इमूवेबल। गांधी जी कहते हैं कि इंडियाज ग्लोरी जो है, इंडिया की जो गौरव है, इंडिया की जो शान है, वह रिमेन्स, रहता है, इमूवेबल का मतलब अटल रहता है। यह लाइन आप ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव में आता है कि भारत का जो गौरव है वह रहता है। कैसा रहता? इमूवेबल रहता है, वह अटल रहता है। अर्थात ये भारत का जो गौरव है, क्या गौरव है? कि आज तक हमारी सिविलाइजेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बाकी और देश की सिविलाइजेशन खत्म हो गया या वेस्टर्न सिविलाइजेशन में बदल गया, लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन में आज तक कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। और यही है हमारी भारत का यह गौरव है, और यह गौरव हमेशा रहता है। कहां भाई? इमूवेबल रहता है, अटल रहता है। परंतु इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया। चार्ज का मतलब होता है आरोप। इट इज ए चार्ज, एक आरोप है, अगेंस्ट इंडिया, इंडिया के खिलाफ एक आरोप है। आरोप समझती हो ना, किसी पर आरोप लगा देना
है ना। तो बाकी और देश के लोग जो है इंडिया पर एक आरोप थोप दिया, आरोप लगाया दैट कि इंडियंस पीपुल आर अनसिविलाइज्ड। आरोप लगाया कि भारत के जो लोग हैं ना वो मतलब अनसिविलाइज्ड है, अशिक्षित है, बेवकूफ है, मूर्ख है। दे कैन नॉट एडॉप्ट एनी चेंज, वे कैन नॉट एडॉप्ट, अपना नहीं सकता, एनी चेंज, किसी भी बदलाव को अपना नहीं सकता। मतलब हमारे इंडियन सिविलाइजेशन पर आरोप लगाया कि भारत के लोग जो है वो अशिक्षित है, पढ़े लिखे नहीं है, मूर्ख है, वो किसी भी तरह की बदलाव को अपना नहीं सकता। देखिए आगे और क्या कहते हैं। ही सेज, महात्मा गांधी कहते हैं दैट कि इट इज ए चार्ज। महात्मा गांधी कहते हैं कि ये आरोप जो है ये अगेंस्ट आवर मेरिट, ये हमारी मेरिट के खिलाफ है, ये हमारे मेरिट के अनुकूल नहीं है। जो हम पर जो ये आरोप लगाया, ये आरोप सरासर गलत है। ओके, बट परंतु वी नीड नॉट चेंज, परंतु हमें बदलने की जरूरत नहीं है। कौन कह रहे हैं? महात्मा गांधी कहना है कि हम पे जो आरोप लगाया और कहा भारत के लोग अशिक्षित है, बेवकूफ है, मूर्ख है, वह किसी भी प्रकार की बदलाव नहीं चाहता है, परंतु ये आरोप हमारी मेरिट, हमारी गुण के अनुकूल नहीं है। जो आरोप लगाया वो गलत है। वी नीड नॉट चेंज, हमें बदलने की जरूरत नहीं है। मेनी ट्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडियन, अर्थात कहता है कई भारतीयों पर अनेक सलाहों जोर दिया गया। अर्थात ये जो है, ये जो बोला, ये आरोप लगाया तो कई भारतीयों पर उनकी सलाह जो है, उनकी सलाह जो है, उन्होंने जो आरोप लगाया वह उन पर जोर दिया गया। ओके, लेकिन क्या हुआ? बट इट रिमेन्स, वह रहता है, स्टडी, स्थिर रहता है। कई तरह से आरोप लगाया, भारतीय को कई तरह से उस्काया, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता में इतनी अच्छी क्वालिटी थी कि वह अस्थिर रहा, कोई तरह की बदलाव नहीं हुई। दिस इज इट्स ब्यूटी, यह भारतीय संस्कृति सभ्यता की क्वालिटी है, यह भारतीय संस्कृति सभ्यता की खूबसूरती है, सुंदरता है। इट इज द सीट एंड चोर ऑफ आवर होप, और यह क्या है? यह हमारे आशाओं का मुख्य आधार है, यह हमारे आशाओं का मुख्य आधार है। ओके, इस पॉइंट में महात्मा गांधी यही कहते हैं कि इंडिया की जो गौरव है वह इमूवेबल है, अटल है। हमारी सिविलाइजेशन पर आरोप लगाया कि भारत के लोग अशिक्षित है, मूर्ख है, वह किसी भी बदलाव को नहीं चाहते हैं। महात्मा गांधी का कहना है कि ये चार्ज जो है, ये आरोप जो है हमारी मेरिट के विरुद्ध लगाया है, बट हमें बदलने की जरूरत नहीं है। और कई भारतीयों के ऊपर उन्होंने जो सलाह थोपा था वो सलाह हमारी भारतीयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बट इट रिमेन्स स्टडी, वह हमेशा अस्थिर रहा, मतलब वह अस्थिर रहा। और दिस इज इट्स ब्यूटी, यही खूबसूरती है, यही अच्छाई है इंडियन सिविलाइजेशन का। इट इज द सिट एंड चोर ऑफ आवर होप, और यही हमारी आशाओं का मुख्य आधार है। ओके, अगला देखिए, गांधी जी कहते हैं डैट की आवर सिविलाइजेशन, हमारी जो सभ्यता है, कैन नॉट बी बीटेन, हमारी सिविलाइजेशन कभी भी बीट नहीं कर सकता इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में। गांधी जी का मानना है कि हमारे जो सिविलाइजेशन है ये कभी भी बीट नहीं कर सकता, कभी भी पराजित नहीं हो सकता, कभी भी खत्म नहीं हो सकता।
कौन, कहां की सिविलाइजेशन? इंडियन सिविलाइजेशन। महात्मा गांधी का कहना है कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी बीट नहीं हो सकता पूरे संसार में। बिकॉज, क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकता? कि वी आर फॉलोइंग, हम लोग फॉलो कर रहे हैं द पाथ दैट आवर एंसेस्टर्स मेड फॉर अस, क्योंकि हम लोग उस मार्ग को फॉलो कर रहे हैं, उस पाथ को फॉलो कर रहे हैं जो पाथ ने, जो मार्ग ने, हमारे पूर्वजों ने जो बनाया था फॉर अस, हम लोग के लिए जो मार्ग तैयार किए थे उसी मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं। अर्थात हमारी पूर्वजों ने जो मार्ग तैयार किया था उसी मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं। इसलिए हमारी सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन कभी भी बीट नहीं हो सकता, कभी भी पराजित नहीं हो सकता, कभी भी खत्म नहीं हो सकता, ऐसा महात्मा गांधी का कहना है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी सेज, गांधी जी कहते हैं दैट की इन सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट। गांधी जी कहते हैं कि जो सिविलाइजेशन है इज द मोड ऑफ कंडक्ट, आचरण का वह तरीका है विच जो गाइड्स, दिशा निर्देश देता है एज द पाथ ऑफ आवर ड्यूटी, हमारे अपने कर्तव्यों का दिशा निर्देश देता है। कौन? सिविलाइजेशन। गांधी जी का मानना है कि हमारी जो सिविलाइजेशन है यह सिविलाइजेशन आचरणों का वह तरीका है जो हमें अपने कर्तव्यों का मार्ग दर्शाता। कौन? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इट मीन्स, कहने का मतलब द गुजराती इक्विवेलेंट्स, गुजराती भाषाओं में फॉर सिविलाइजेशन मीन, सिविलाइजेशन का मतलब हुआ गुड कंडक्ट। अर्थात गांधी जी गुजरात के थे और गुजराती भाषा में की अगर बात किया जाए तो गुजराती भाषा में इस सिविलाइजेशन का मतलब हुआ गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट का मतलब अच्छी आचरण। सिविलाइजेशन का हिंदी होता सभ्यता, ओके, लेकिन गुजराती भाषा में उस सिविलाइजेशन का मतलब हुआ गुड कंडक्ट, और गुड कंडक्ट का हिंदी मीनिंग होता है अच्छे संस्कार। ओके, तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मींस गुड कंडक्ट। ओके, चल आगे बढ़े। गांधी जी सेज, गांधी जी कहते हैं डैट की माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ल्ड। माइंड जो है एक रेस्टलेस वर्ल्ड है, एक अशांत पक्षी है। द मोर इट गेट्स, वह जितना पाता है, द मोर इट वांट्स, वह उससे अधिक प्राप्त करना चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स, और वह रहता है क्या? अनसेटिस्फाइड, वह हमेशा असंतुष्ट रहता है। महात्मा गांधी का ना ये जो मस्तिष्क है ये एक अशांत पक्षी है, ये शांत नहीं है, ये अशांत पक्षी है। मोर इट गेट्स, जितना वह पाता है, द मोर इट वांट्स, उससे अधिक और वह पाना चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स, वह हमेशा रहता है अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट रहता है। किसी मतलब अर्थात मनुष्य की जो मस्तिष्क है वह अशांत है, जितना दो संतुष्ट नहीं होता। अगर कोई 50,000 पर मंथली कमाता है तो वह लाख सोचता है, और जो लाख कमाता है वह 2 लाख सोचता है, जो 2 लाख कमाता है वह 5 लाख सोचता है, अर्थात संतुष्ट नहीं है। सो इसलिए वी मस्ट हैव कंट्रोल, इसलिए हमें अवश्य कंट्रोल करना चाहिए ऑन आवर माइंड्स, हमें अपने मस्तिष्कों को अवश्य कंट्रोल करना चाहिए। एंड वी शुड नॉट इंडल, हमें नहीं बहना चाहिए इन आवर फैशन, हमें अपने भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। ओके, अगला पॉइंट देखिए। ही सेज डैट, वह कहते हैं ए मैन इज नॉट नेसेसरली, एक आदमी को कोई जरूरी नहीं है कि हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, वह धनी है, जब धनी रहेंगे वह खुश रहेंगे। ओके, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, कि वह अगर गरीब है तो वह नाखुश रहेंगे, यह कोई जरूरी नहीं है। महात्मा गांधी का कहना है कि ये कोई जरूरी नहीं कि वह धनी है तो खुश है और वह गरीब है तो वह नाखुश है, ऐसा कोई बात नहीं है। हर मनुष्य को खुश रहना चाहिए, चाहे वह
पुअर हो चाहे वह रीच हो, उससे मतलब नहीं है, हर मनुष्य को खुश रहना चाहिए। अगला देखिए, इनफैक्ट वास्तव में द रीच आर ऑफ्टेन सीन टू बी अनहैप्पी। कहा जाता है, महात्मा गांधी का मानना है कि वास्तव में जो धनी लोग होते हैं वह अक्सर दिखता है, कौन चीज, अनहैप्पी दिखता है, द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब लोग खुश दिखता है। महात्मा गांधी का मानना है जो रीच लोग होते हैं ना वो अक्सर जो है अनहैप्पी दिखता है। क्यों? क्योंकि वह अधिक से अधिक पाना चाहता, जितना कमाता उससे अधिक और पाना चाहता है, उसकी लाइफ हमेशा जो है व्यस्त रहता है, वो अधिक से अधिक कमाने के चक्कर में उनकी लाइफ जो है हैप्पी लाइफ नहीं होता। लेकिन एक गरीब जो है रिक्शा पुलर जो है वह दिन भर रिक्शा चलाता है, 1500 जो है 800, 600, 200, 300 कमाता है और मस्ती से अपने जीवन जीता है, वह हैप्पी रहता है, वह संतुष्ट रहता है। लेकिन रीच लोग संतुष्ट नहीं रहता, इसलिए वह हमेशा नाखुश दिखता है, और पुअर लोग संतुष्ट जितना कमाता उसमें उसे सेटिस्फैक्शन होता है, संतुष्टि होता है, इसलिए वह खुश दिखता है। ऐसा महात्मा गांधी का मानना। अगला पॉइंट देखिए, आवर एंसेस्टर फॉरवेड अस, हमारे पूर्वजों ने, एंसेस्टर का मतलब होता पूर्वज, पूर्वज समझते हैं ना, तो हमारे पूर्वज ने फॉरवेड हमें मना किए हैं, अस का मतलब हम सबको मना किए हैं, टू लिव इन सिटीज, शहर में रहने से हम सबको मना करते हैं। अर्थात हमारे जो पूर्वज है, पूर्वज फॉरवर्ड मना करते हैं, हम सबको मना करते हैं टू लीव, रहने के लिए, इन सिटीज, शहरों में रहने के लिए हमारे पूर्वज मना करते हैं। अर्थात हमारे पूर्वजों का मानना है कि शहर में रहना उत्तम नहीं है, शहर में रहना ठीक नहीं है, हमारे लिए हमारे छोटा गांव ही बेस्ट है, शहर में रहना ठीक नहीं है। बिकॉज क्यों कहता है, देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स हु लूट अस, कहता है क्योंकि वहां क्या होता है, वहां थीव्स और रॉबर्स का गैंग्स होता है, ग्रुप होता है, कहां, शहर में, और वह क्या करता हूं, लूट अस, जो हमें लूट लेता है। मतलब महात्मा गांधी का कहना है कि शहर में रहना उत्तम नहीं है, शहर में रहना ठीक नहीं है, गांव ही बेस्ट है। क्यों? कहा शहर के लोग जो है स्वार्थी होता है, शहर में एक दूसरे की कॉपरेट नहीं करता, ठीक, लेकिन वही गांव में अगर किसी एक व्यक्ति को कोई भी दिक्कत है तो गांव के सारे लोग उसे मदद करते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं, लेकिन ऐसा शहर में नहीं है। इसलिए गांधी जी का मानना है कि गांव हमारे लिए बेस्ट है, शहर बेस्ट नहीं है, क्योंकि शहर में लूटर होता है, लूटने वाला होता है, चोर डाकू होता है, वह लूट लेता है और हमें बर्बाद कर देता है, इसलिए शहर हमारे लिए बेस्ट नहीं है। अर्थात महात्मा गांधी की नजरिया यही है कि शहर के लोग और गांव के लोग हमारे सिविलाइजेशन को बचा कर रखते हैं, एक दूसरे को सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, समय पर हर लोग एक दूसरे का मदद करते हैं, लेकिन ऐसा शहर में नहीं होता। इसलिए महात्मा गांधी का मानना है कि शहर से बेस्ट है गांव। दैट्स इज वाई, इसलिए दे वेयर सेटिस्फाइड, इसलिए हमारे पूर्वज जो है वह सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है, विथ स्मॉल विलेजेज, वह छोटे छोटे गांव के साथ वह खुश है, हैप्पी है, वह शहर में नहीं रहना चाहता। कौन? हमारे पूर्वज। ओके, आगे बढ़े। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, एंजॉय, आनंद लेते हैं, ट्रू होम रूल। ट्रू होम रूल का मतलब होता सच्चे गृह नियम, सच्चे गृह नियम, अर्थात हमारे पूर्वज ने ट्रू होम रूल का आनंद लेते हैं। ट्रू होम रूल, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अगर 5 भाई थे तो पांचों भाई लगभग पूरे लाइफ एक साथ बिताए, पांचों भाई के नाती पोते हो गए, फिर भी एक साथ अपने जीवन बिताए, सब लोग सिस्टम में रहते थे, सब एक दूसरे के जो है इज्जत करते थे, सम्मान करते थे या नहीं? तो हमारे पूर्वजों ने ट्रू होम रूल का आनंद लेते हैं।
बिकॉज दे सॉ, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने देखा था क्या, दैट किंग्स वेयर इंफीरियर टू द ऋषि एंड फकीर। ऋषि और फकीर जो था वह ऋषि फकीर से भी तुच्छ होता था, क्योंकि हमारे देश जो है ऋषि मुनि का देश कहलाता है, यह इंडिया ऋषि मुनि का देश कहलाता है। इट मीन्स हमारे पूर्वज ने उन राजाओं को देखे थे और वह राजा ऋषि और फकीर से भी तुच्छ होता था। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, बट दे वेयर ऑल विद इन बॉन्ड। कहता है उस नेशन के पास जो था कोर्ट भी था, लॉयर्स भी था, डॉक्टर्स भी था, बट परंतु दे वेयर ऑल विद इन बॉन्ड। बॉन्ड सारे जो भी था वह एक बॉन्ड में रहते थे, एक सीमा में रहते थे। आज जो है डॉक्टर अपनी मर्जी काम करता है, लॉयर अपनी फायदा के हिसाब से काम करता है, कोर्ट अपने हिसाब से काम करता है। कहने के मतलब उस समय सारे एक बॉन्ड में थे, सब अपनी सीमा में रहते थे। हमारी पूर्वज ने ऐसे ऐसे कोर्ट, लॉयर्स और डॉक्टर का सामना किया था जो बहुत अच्छा था। ओके, अगला देखिए, द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। और कहते हैं जो साधारण लोग जो थे, साधारण जो मनुष्य थे, लीव रहते थे, स्वतंत्र रूप से रहते थे, इंडिपेंडेंटली रहते थे, एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। और वह सारे लोग कृषि उद्योग को फॉलो करते थे, कृषि व्यवसाय को फॉलो करते थे। कौन? हमारे पूर्वज। सो इसलिए दे एंजॉयड ट्रू होम रूल, इसलिए हमारे पूर्वजों ने जो ट्रू होम रूल का आनंद लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, ही परस्यूड्स अस, वे हमें समझाते हैं दैट की वी शुड नॉट एडॉप्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन। महात्मा गांधी हमें समझाते हैं कि वी शुड नॉट एडॉप्ट, हम सबको एडॉप्ट नहीं करना चाहिए, अपनाना नहीं चाहिए। कौन चीज? वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हम लोग को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारी भारतीय सिविलाइजेशन का अपना एक अलग पहचान है, अपना एक अलग खूबी है। ये हमारे भारतीय सिविलाइजेशन का पहचान है। महिला जो है साड़ी पहनते हैं और पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं। अगर भारत के लोग अगर धोती कुर्ता पहन के अगर विदेश जाते हैं तो लोग समझ जाता है यह इंडियन है, ये हमारे भारतीय संस्कृति सभ्यता की पहचान है। तो महात्मा गांधी हमें समझाते हैं कि हम लोग को जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को नहीं अपनाना चाहिए। क्यों भाई, क्यों नहीं अपनाना चाहिए? वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल्स। महात्मा गांधी का कहना है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वह वर्शिप करता है, पूजा करता है किसका? मटेरियल का। अर्थात वेस्टर्न सिविलाइजेशन मटेरियल्स का पूजा करता है, रुपया पैसा को महानता देता है। ओके, तो इसलिए हमारे महात्मा गांधी का मानना है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हमें नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन वर्शिप ऑफ द मटेरियल्स, वह मटेरियल का पूजा करता है, रुपया पैसा को महानता देते हैं। कौन? वेस्टर्न सिविलाइजेशन। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, हमारी इंडियन सिविलाइजेशन का जो टेंडेंसी है, जो झुकाव है, इज टू एलिवेट द मोरल बीन्स। जो मोरल बीन्स मतलब नैतिकवाद को एलिवेट करते हैं, बढ़ावा देते हैं। अर्थात हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन है, जो भारतीय सिविलाइजेशन है, वह नैतिकवाद को बढ़ावा देते हैं। नैतिक समझते हैं, नैतिकता समझते हैं ना, एक मनुष्य को नैतिकता होना चाहिए, अच्छे बुरे की ज्ञान होना चाहिए, अपने माँ बाप से किस तरह बात करे, ये एक मनुष्य को नैतिकता होना चाहिए। एक कस्टमर, एक बिजनेसमैन, दोनों एक दूसरे से कैसे बातचीत करे, ये नैतिकता होना चाहिए। ओके, एक शिक्षक और एक स्टूडेंट के बीच किस तरह बातचीत होना चाहिए, ये नैतिकता होना चाहिए। तो हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन है वह उनका झुकाव है किस? मोरल बीन्स की ओर। ये मोरल बीन्स को वैल्यू देता है कौन? हमारी इंडियन सिविलाइजेशन। कहता है द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीन्स। अर्थात
इंडियन सिविलाइजेशन जो है, इंडियन सिविलाइजेशन का जो झुकाव है वह नैतिकता को बढ़ावा देना होता है। कहता है वेयर एज जहां वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपगेट इमोरलिटी, और वहां क्या होता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वह प्रोपगेट करता है, बढ़ावा देता इमोरलिटी को। किसको? इमोरलिटी, मोरलिटी नहीं, यहां मोरल नहीं, इमोरलिटी को, अनैतिकवाद को बढ़ावा देते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों में उल्टा है, ये मोरल बीन्स को या नैतिकवाद को बढ़ावा देते हैं, या इमोरलिटी अनैतिकवाद को बढ़ावा देते हैं। दोनों में अंतर है। अर्थात हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन जो है उनका झुकाव है, जो मनुष्य के अंदर नैतिकता होना चाहिए, अच्छे बुरे की ज्ञान होनी चाहिए, लोगों को सम्मान करने की तरीके होनी चाहिए, माँ बाप की सेवा करे, ये तरीके होनी चाहिए। लेकिन ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में यह चीज का अभाव है, वह अनैतिकतावाद को, मतलब अनैतिकवाद को बढ़ावा देते हैं। कौन? वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ओके, ही सेज दैट, वह कहते हैं आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, हमारी पूर्वजों ने, यहां देखो फोरफादर्स का मतलब पूर्वज, और एंसेस्टर का मतलब भी पूर्वज होता है। तो वह कहते हैं कि हमारी पूर्वज ने डिड नॉट इन्वेंट मशीन, हमारी पूर्वज ने मशीन का आविष्कार नहीं किए थे। क्यों? बिकॉज दे वुड हैव मेड अस लेजी, क्योंकि हमारी पूर्वज को पता था यदि मशीन की आविष्कार हो गया तो क्या होंगे, हम लोग आलसी हो जाएंगे, हम लोग लेजी हो जाएंगे। सारा काम जो है, जो आज हम लोग अपने हाथों से करते हैं, यह काम मशीन के द्वारा हो जाएगा। जब मशीन के द्वारा हो जाएगा तो हम लोग आलसी हो जाएंगे, हम लोग अस्वस्थ ज्यादा रहने लगेंगे, हम लोग परेशान हो जाएंगे, हम लोग उम्र कम हो जाएगा अगर मशीन आ जाए तो। इसलिए हमारी पूर्वज ने मशीन का आविष्कार नहीं किया। ऐसा नहीं कि उसके पास ऐसा ज्ञान नहीं था, हमारी पूर्वज के पास सारे तरीके थे, लेकिन वह मशीन के आविष्कार नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह जानते थे अगर मशीन आ जाएगा तो हम लोग आलसी हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़े, अगला पॉइंट देखिए। He said that, वह कहते हैं, he is not a hater of the West, महात्मा गांधी कहते हैं कि हम वेस्ट से मुझे नफरत नहीं है, मैं वेस्ट को नफरत नहीं करता। बिकॉज, क्यों? यूरोपियन सिविलाइजेशन इज सुटेड फॉर द यूरोप्स, यूरोप की जो सिविलाइजेशन है वह यूरोप के लिए बेस्ट है, यूरोप के लिए बेस्ट है। महात्मा गांधी कहना है कि मैं यूरोप के सिविलाइजेशन को, यूरोप की सिविलाइजेशन से मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई नफरत नहीं है। मैं इतना कह रहा हूं उसके बारे में, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे नफरत करता हूं। हां, यूरोप की सिविलाइजेशन सूटेड है यूरोप्स के लिए, यूरोप के लोगों के लिए वह बेस्ट है, वहां के लोगों के लिए ठीक ठाक है। बट परंतु इफ वी कॉपी इट, यदि हम लोग इसे कॉपी करते हैं तो इट मीन्स, इसका मतलब कि रुइन, बर्बाद होना है ना, रुइन हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा फॉर इंडिया, इंडिया को हम बर्बाद कर देंगे। महात्मा गांधी का मानना है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन वेस्टर्न लोगों के लिए बेस्ट है, हमारे लिए बेस्ट नहीं है। जिस दिन उनकी सिविलाइजेशन को अगर हम अपना लिए, उस दिन हमारी भारत जो है बर्बाद हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज मॉडर्न सिविलाइजेशन चल रहा है और मॉडर्न सिविलाइजेशन में वेस्टर्न सिविलाइजेशन का एंट्री हो गया है। आज देखिए हमारे गांव और हमारे शहर के बीच में क्या फर्क है, बच्चे के संस्कार में बहुत कमी आई है। पहले हमारे पूर्वज जो है 7 भाई एक साथ लगभग नाती पोते हो जाते थे, फिर भी एक साथ रहते थे। लेकिन आज की अगर बात करो तो 2 भाई या 3 भाई एक साथ नहीं रह पाते हैं। शादी हुआ, शादी के 7 दिन के बाद दोनों का भोजन अलग अलग बनना शुरू हो जाता है। ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन है और वेस्टर्न सिविलाइजेशन हमारे आज की सिविलाइजेशन में एंट्री हो गया है, जिसको आज हम मॉडर्न सिविलाइजेशन कहते हैं। महात्मा गांधी कहना था जिस दिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन अगर हमारी सिविलाइजेशन में एंट्री किया, उस दिन हमारी सिविलाइजेशन जो इंडिया को रुइन कर देगा, बर्बाद कर देगा, संस्कृत
संस्कार खत्म हो जाएगा। लोग एक दूसरे की इज्जत करना छोड़ देंगे, लोग एक दूसरे की मदद करना बंद कर देंगे। पहले गांव में अगर शादी होती थी तो पूरे गांव के लोगों को लगता था ये हमारे यहां हमारे गांव में शादी है, पूरे लोग उनको मदद करते थे। लेकिन आज अगर गांव में किसी के यहां शादी है तो पड़ोसी चाहता किसी तरह इनको बदनाम कर दे। ये हमारे आज की सिविलाइजेशन है, और हमारी सिविलाइजेशन जो हमारे पूर्वजों ने जो आनंद लिया था वो सिविलाइजेशन कुछ और था। तो यही महात्मा गांधी कहते हैं जिस दिन यूरोप की सिविलाइजेशन अगर हम अपना लेंगे तो उस दिन ये समझना कि रुइन हो गया, इंडियन सिविलाइजेशन खत्म हो गया। क्योंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज इन्वेंटेड वंडरफुल मशीन्स एंड मटेरियल्स। क्योंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो आविष्कार किए किसको? वंडरफुल मशीनों की आविष्कार किए हैं, वस्तुओं की आविष्कार किए हैं। बट इंडियन सिविलाइजेशन, परंतु हमारे भारतीय सिविलाइजेशन जो है हैज डिस्कवर्ड, खोज किया है। कौन चीज का खोज किया है? द थिंग्स ऑफ स्पिरिट का, ऑफ सोल का, एंड द रिलीजन का। हमारी जो सिविलाइजेशन है, भारतीय सिविलाइजेशन जो है वह भावनाओं का खोज किया है, आत्माओं का खोज किया है, धर्मों का खोज किया, मतलब धर्म का खोज किया है। अर्थात हमारी सिविलाइजेशन में भावना नामक चीज जुड़ा हुआ है, आत्मा की बात होती है, धर्म की बात होती है, अर्थात मोरालिटी की बात होता है, नैतिकता की बात होता है। किसकी सिविलाइजेशन में? इंडियन सिविलाइजेशन में। कोई दिक्कत? चलिए अगला पॉइंट देखिए। गो टू ग्रीस, ग्रीस जाओ। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस इटिक सिविलाइजेशन? अगर गांधी जी के कहना है कि ग्रीस जाओ और वहां तुम देखो वर्ल्ड फेमस इटिक सिविलाइजेशन जो था वो वेयर इज, कहां है? मतलब अब नहीं है, अब खत्म हो गया, उनका नामो निशान मिट गया। कौन सिविलाइजेशन? वर्ल्ड फेमस इटिक सिविलाइजेशन। जो वर्ल्ड फेमस इटिक सिविलाइजेशन था वह आज दुनिया से मिट गया, खत्म हो गया। देन तब कमिंग टू इंडिया, इंडिया आओ कहता है, उसके बाद इंडिया आओ, इंडिया की बात करो। लेट वन गो थ्रू द मस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड एंड देन लुक अराउंड यू। कह रहे हैं अब इंडिया की बात करो, लेट वन गो थ्रू, जाओ द मस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड, पुरानी इतिहास को देखो। कहता है देन लुक अराउंड यू, तुम चारों तरफ देखो, हमारी पुराने इतिहास को पलट कर देखो, उनके थ्रू जाओ, उनको देखो, तो क्या होगा भाई? एंड यू वुड बी कंस्ट्रेंट, तुम्हें मजबूर होना होगा टू से, तुम्हें कहने पर मजबूर होना होगा, अर्थात तुम मजबूर हो जाओगे कहने पर। यस, हाँ, आई सी हियर, मैं यहां देखता हूं। कौन चीज? एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत, स्टिल लिविंग, आज भी जिंदा है। महात्मा गांधी के कहना है कि ग्रीस जाओ, वहां देखो इटिक सिविलाइजेशन मिट गया, खत्म हो गया। बात करो इंडिया का, इंडिया आओ, इंडिया को देखो, आज भी हमारी पुरानी इतिहास जो है आज भी जिंदा है, उनको चारों तरफ देखो, आज भी वह जिंदा है। और तुम उसको जो है मजबूर हो जाओगे तुम्हें कहने पर कि हां, मतलब प्राचीन इंडिया आज भी जीवित है, प्राचीन भारत आज भी जिंदा है, यह कहने पर तुम्हें मजबूर होना होगा। कौन कह रहे हैं? महात्मा गांधी। चलिए अगला पॉइंट देखिए। चलिए अगला पॉइंट देखिए। गांधी जी सेज दैट सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी कहते हैं कि सिंपल लिविंग, साधारण जीवन, उच्च विचार, साधारण जीवन, उच्च विचार इंडियन सिविलाइजेशन का आधार है। ओके, मतलब गांधी जी कहते हैं साधारण जीवन और उच्च विचार, अर्थात जीवन साधारण हो, रहन सहन साधारण हो, ठीक है, लेकिन सोच उच्च हो, विचार उच्च हो, संस्कार उच्च हो। ओके, तो जीवन साधारण हो, रहन सहन साधारण हो, चलेगा, होना ही चाहिए, लेकिन विचार उच्च हो। ओके, अगला देखिए। ही आल्सो सेज, वह ये भी कहते हैं द मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर, एक वेस्टर्न फिलोसफर का आदर्श वाक्य, मोटो का मतलब आदर्श वाक्य होता है,
तो एक वेस्टर्न फिलोसफर का आदर्श वाक्य है, मतलब अच्छा वाक्य है। क्या उनका वाक्य है? वेस्टर्न फिलोसफर का कौन सी आदर्श वाक्य है? प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग। प्लेन लिविंग साधारण जीवन, हाई थिंकिंग उच्च विचार। कहने की मतलब महात्मा गांधी बोले थे सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, और वेस्टर्न फिलोसफर बोला प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, दोनों का सेम मीनिंग है। ओके, तो महात्मा गांधी कहते हैं जीवन साधारण हो, रहन सहन साधारण हो, लेकिन सोच अच्छा हो, अच्छा सोच होना चाहिए। चलिए, कहता टुडे इट इज सर्टेन, आज ये निश्चित है, दैट की द मिलियंस लाखों कैन नॉट हैव हाई लिविंग। कहता है अगर आज की बात किया जाए तो यह निश्चित है कि लाखों लोगों के पास नहीं है उच्च रहन सहन, लाखों लोगों के पास नहीं है। एंड वी द फ्यू हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मैसेज रन द रिस्क इन ए वैन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग। बहुत सुंदर लाइन है। महात्मा गांधी का कहना है कि अगर बात किया जाए ना तो आज लाखों लोगों के पास उच्च रहन सहन नहीं है, लेकिन उच्च रहन सहन के लिए रन टू रिक्स, व रिक्स लेते हैं, बहुत सारे रिक्स लेते हैं। उच्च रहन सहन जो है हो जाने के बाद क्या होता है? उच्च रहन सहन हो जाने के बाद क्या होता है? ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, और उसके अंदर कौन चीज मिस हो जाता है? हाई थिंकिंग, उच्च विचार खत्म हो जाता है। महात्मा गांधी का मानना है कि लोग जो है अधिक से अधिक कमाने के चक्कर में उच्च रहन सहन तो ठीक कर लेते हैं, लेकिन कौन चीज खत्म हो जाता है? तो उसके अंदर मिस हो जाता है हाई थिंकिंग, उच्च सोच खत्म हो जाती है, अच्छे सोच खत्म हो जाता है, लोगों को कदर करना भूल जाता है, पैसा तो अच्छा कमाता है, रहन सहन ठीक ठाक हो जाता है, दिन में 5 नए नए कपड़े पहनते हैं, ठीक है रहन सहन बेस्ट हो गया, लेकिन सोच मिस हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसा महात्मा गांधी का मानना है। ओके, इसलिए कहता है धनी होना बुरी बात नहीं है, धन कमा के आपके अंदर संस्कार होना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, वी इंडियन आर बिलीव्स इन गॉड। हम सब भारतीय क्या है? विश्वास करते हैं। किसमें भाई? गॉड में विश्वास करते हैं। हम सब भारतीय जो है अल्लाह पर विश्वास करते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं, अपने कर्तव्य पर विश्वास करते हैं। ओके, एंड द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज गॉडलेस। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, यूरोप की जो सिविलाइजेशन है वह गॉडलेस है। भगवान पर, उसे ईश्वर पर विश्वास नहीं है, उसे अल्लाह पर भरोसा नहीं है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन विश्वास करते हैं किस पे? मशीन पे। वेस्टर्न सिविलाइजेशन मेटेरियल्स पे विश्वास करता है, उसे गॉड पे विश्वास नहीं है। अर्थात वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है रुपया पैसा पर विश्वास करता है, गॉड पे नहीं। आवर सिविलाइजेशन बिलीव्स, हमारी सिविलाइजेशन जो है विश्वास करते इन वर्किंग, अपनी कर्तव्य पे, अपने काम पर विश्वास रखते हैं। उसमें भी किससे? विथ हैंड्स एंड फीट, अर्थात अपने हाथ पैर से काम करना। मतलब हमारी सिविलाइजेशन जो है वह विश्वास करते हैं अपने काम, और अपने काम किससे? अपने हाथ पैर से काम करना विश्वास करते हैं। Whereas जहां वेस्टर्न सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन मशीन, और जहां वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वह विश्वास करते हैं मशीन पे। अर्थात हमारी सिविलाइजेशन जो है, इंडियन सिविलाइजेशन है, वह काम पर विश्वास करते हैं, अपने हाथों से, अपने हाथ पैर से काम करना चाहता है, अपने हाथ पैर से जो काम होता है उस पर वह विश्वास करते हैं। ओके, लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन मशीन पर विश्वास करते हैं। ओके, अगला देखो, इट इज नेसेसरली, ये आवश्यक है
देन फॉर एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड सिविलाइजेशन। देखिए, कहता है भारत के प्रत्येक प्रेमियों के लिए आवश्यक है, भारत के प्रत्येक प्रेमियों के लिए आवश्यक है टू क्लिंच, लिपटे रहे, किससे? टू ओल्ड सिविलाइजेशन, पुरानी सभ्यता से भी लिपटे रहे। कहने की मतलब है भारत के प्रत्येक प्रेमियों को यह आवश्यक है कि अपनी पुरानी सभ्यता से भी लिपटे रहे, अपनी पुरानी सभ्यता जो था उनसे भी वह लिपटे रहे, ये नेसेसरी है, आवश्यक है। कहता इवेन एज, ठीक उसी तरह ए चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेथ, जिस तरह एक बच्चे अपनी मां के स्तन से चिपका रहता है, ठीक उसी तरह हर भारतीय प्रेमियों को अपनी पुरानी सिविलाइजेशन से चिपका रहना आवश्यक है, जरूरी है। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप टोटल पॉइंट आपने देख लिए, शॉर्ट समरी था, आपने पढ़े। ओके, यदि आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के सारे ऑब्जेक्टिव बनाना है तो इन टोटल पॉइंट्स को आपको बढ़िया से समझना होगा, ध्यान से सुनकर समझना होगा। अगर आप इनको समझ जाते हो तो आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव भी बनेगा और इसका शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाएगा। ओके, तो हम लोग फिर मिलेंगे इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ अगले क्लास में। आज के लिए गुड नाइट, जय हिंद।